हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी चैप्टर 8 आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जनरलाइजिंग पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। तो इसका जो टॉपिक है ये है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। ये चैप्टर यहीं से स्टार्ट होगा। आपको पहले ये जानना होगा कि अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन किया गया वो ये ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 तरह के अकाउंट बताए गए, और ये बहुत पुराना अप्रोच है। और एक दूसरा अप्रोच है जिसमें अकाउंट को 5 टाइप्स में बताया गया, और इसको कहते हैं बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसको आप मॉडर्न अप्रोच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इस अप्रोच के बाद ये अप्रोच आया। तो इसमें 5 टाइप्स के अकाउंट बताए गए और इसमें 3 टाइप्स के। तो इसमें है पर्सनल अकाउंट सबसे पहला, दूसरा रियल अकाउंट, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट में इसमें भी 3 टाइप्स हो गए। पर्सनल अकाउंट भी एक नेचुरल पर्सन हो गया, जैसे राम, श्याम, घनश्याम या कोई भी। तो नेचुरल पर्सन जैसे आपको मिल जाए कि राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट, या किसी के भी नाम से अकाउंट आपको मिल जाए, तो दैट इज नेचुरल पर्सन। तो ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सन। और दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, इसमें जैसे राम एंड कंपनी, राम एंड कंपनी, घनश्याम दास एंड सन्स, घनश्याम दास एंड सन्स, इस तरह का जब नाम आपको मिल जाए तो दैट इज आर्टिफिशियल। पर्सनल तो है बट इस कैटेगरी में आ जाएगा, बीच वाली में। और जो थर्ड कैटेगरी है इसकी वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और इसमें क्या क्या आता है, इसमें जितने भी एक्सपेंसेस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड जुड़ जाए, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड सैलरी, मतलब ये खर्चा है और प्रीपेड जुड़ गया मीन्स एडवांस पेड है ये सैलरी। और उसी तरह से आउटस्टैंडिंग जुड़ जाए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी खर्चा है लेकिन आउटस्टैंडिंग का मतलब अभी ये खर्चा दिया नहीं गया है, इसका पेमेंट नहीं हुआ है, इसका एडवांस हो गया है और इसका पेमेंट ही अभी नहीं हुआ है। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस या आउटस्टैंडिंग कोई भी खर्चा। तो प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग वर्ड जब जुड़ जाता है तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है, क्योंकि ये उन लोगों से इसका रिलेशन होता है, उन पर्सन्स से इसका रिलेशन होता है जिनको अभी ये सैलरी नहीं मिली है या जिन लोगों को ये सैलरी एडवांस कर दी गई है, इसीलिए इसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। उसके बाद रियल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट में असेट्स आती हैं, रियल अकाउंट में असेट्स, और असेट्स भी इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल, टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों तरह की असेट इसमें आ जाती हैं। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों टाइप की। टेंजिबल का मतलब ये है कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकें, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकें। असेट दैट कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड इज कॉल्ड टेंजिबल असेट। जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पंखा है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट है, मशीन है, तो ये टेंजिबल असेट्स हैं। तो ये कोई भी असेट होगी, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर है। अगर इस तरह का अकाउंट है जैसे लैंड अकाउंट, तो आप कौन सा अकाउंट बताओगे? इसको पूछा जाए लैंड अकाउंट कौन सा अकाउंट है तो कहोगे रियल अकाउंट है। फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा कि ये रियल अकाउंट है। इसी तरह से जितनी भी टेंजिबल असेट हैं वो सभी रियल अकाउंट है। और उसके बाद इनटेंजिबल में जैसे गुडविल है, गुडविल मीन्स होता है नेम, फेम, रेपुटेशन ऑफ अ फर्म।
तो ये रेपुटेशन जो होता है, नेम फेम रेपुटेशन, ये कहीं हमको आंखों से दिखता नहीं है, तो ये ना दिखने वाली एसेट है, लेकिन इसका फ़ायदा बिजनेस को मिलता है। अगर फेम या रेपुटेशन ख़राब है बिजनेस की तो उसका एडवर्स इफेक्ट बिजनेस पे पड़ना है, और अगर अच्छी है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये गुडविल भी एक हमारी एसेट होती है जो दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए इसको हम इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि केवल गुडविल ही है, इसमें पेटेंट है, पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट ये जितनी भी एसेट हैं। पेटेंट है, जैसे किसी ने हार्ट की दवा बनाई, कोई ऐसी दवा, जब कोरोना की दवा कोई बनाए, अभी जो नई डिजीज़ है कोरोना, कोविड-19, तो इसकी अभी कोई दवा बना लेगा और बहुत रिसर्च करके उसने बनाया होगा, बहुत मेहनत से उसने खोजा होगा, पता नहीं कितना रिसर्च पे खर्चा लगा होगा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी दवा का पेटेंट करा लेगा, यानी कि वो दवा बनाने और बेचने का अधिकार केवल उसी कंपनी को है जिसने उसके साथ मेहनत किया है। दैट इज कॉल्ड पेटेंट राइट। ये उसका सोल राइट होगा कि उस दवा को वो बनाए, ये नहीं उसका फॉर्मूला लेके नकल करके किसी ने भी बना लिया। ऐसे ही ये बुक होती है, कोई भी बुक है जिसको आप पढ़ते हो उसमें कॉपीराइट होता है। आप देखना, पेज खोलना तो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉपीराइट। तो ये जो कॉपीराइट, आपके बुक का एक पेज खोलिएगा, 2 पेज खोलिएगा, तो आपको इस तरह का कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगा, कॉपीराइट। और इसके आगे लिखा होगा या तो ऑथर, ऑथर मतलब जिसने बुक को लिखा है, और पब्लिशर, जिसने बुक को पब्लिश किया है, 2 ही है उसमें। तो या तो कॉपीराइट किसके पास होगा, ऑथर के पास होगा, और या फिर पब्लिशर के पास होगा। ऑथर के पास अगर होगा तो बुक जितनी भी बिकती होंगी उसका फ़ायदा किसको मिलता होगा, ऑथर को मिलता होगा। लेकिन अगर कॉपीराइट, जो ऑथर ने लिखा तो ऑथर नहीं होगा बुक, लेकिन उस बुक को लिखने के बाद पब्लिशर के हाथ कुछ मोटी रकम लेकर के उसने बेच दिया होगा कि ये मेरी मेहनत है और ये मैं मेहनत आपके हवाले करता हूँ, और इससे जो कुछ मिलेगा पब्लिशर आप कमाओ, हमें नहीं ज़रूरत है, हमको आप कुछ लंप सम अमाउंट पे कर दीजिए, एक मुश्त कोई रकम दे दीजिए, हमें नहीं ज़रूरत है ये थोड़ा थोड़ा कमाने की। तो फिर पब्लिशर क्या करेगा, ऑथर को कुछ लमसम पेमेंट कर देगा, और ये कॉपीराइट जो है इसको मिल जाएगा पब्लिशर को, और ये फिर जितना भी बुक मार्केट में बिकेगी उससे जो भी पैसा आएगा उसका फ़ायदा किसको मिलेगा, पब्लिशर को। तो इस तरह के ये जो राइट्स होते हैं ना, ये दिखाई नहीं पड़ते, इनको हम फिजिकली नहीं कहीं दे सकते, ना छू सकते, ना टच कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद बारी आती है नॉमिनल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी, एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट्स, गेन्स। ये 4 चीजें जो है प्रॉफिट एंड गेन्स कह सकते हैं आप, क्योंकि गेन और प्रॉफिट कोई अलग अलग नहीं है। प्रॉफिट एंड गेन्स, ये एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट एंड गेन्स, ये चीज़ें नॉमिनल अकाउंट। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले सैलरी पेड, यह आपका खर्चा है, तो आप क्या कहोगे, कौन सा अकाउंट है ये, तो आपका जवाब होगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो आपका क्या जवाब होगा, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसी तरह से लॉस में आ जाइए, तो आप, कोई पूछेगा लॉस बाय फायर अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। कोई पूछेगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा नॉमिनल अकाउंट। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स में जैसे कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ये सब जितने भी
आपके प्रॉफिट या गेन्स हैं, या अगर इनको पूछ ले कि कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड, ये किस टाइप का अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा कि ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड गेन्स की कैटेगरी में आता है। अब उसके बाद हम नए वाले अप्रोच पे आते हैं, और दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच कहलाता है, या इसको हम मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। तो इस अप्रोच में असेट अकाउंट, इसमें कैटेगरी ज़्यादा बना दी गई, इसमें 5 कैटेगरी बना दी गई, इसमें 3 कैटेगरी बना दी गई। मतलब इसकी बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें मर्ज कर दी गई हैं, और ये चीज़ें इसमें ज़्यादा कैटेगराइज हैं, हर चीज़ अलग अलग। जैसे असेट में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, कैश, स्टॉक, डेटर्स, BR, बहुत सारी असेट कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह का अगर कोई असेट आपको मिलता है और इनके बारे में कोई पूछता है कि किस टाइप का अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा, और वो भी किस टाइप का अकाउंट है, और बाई मॉडर्न अप्रोच आपको अगर आंसर देना है तो आपको होगी ये असेट अकाउंट है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ अकाउंट में, ये लाइबिलिटीज जो होती हैं ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़, यहाँ लाइबिलिटी का मतलब है आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि जो लाइबिलिटी साइड होता है बैलेंस शीट का, वहाँ पे लाइबिलिटी भी लिखी जाती है लाइबिलिटी साइड में, और कैपिटल भी लिखा जाता है लाइबिलिटी साइड में। तो ये जो होती है, ये दोनों चीज़ें, ये इंटरनल इक्विटी होती है और ये एक्सटर्नल इक्विटी होती है, दोनों मिला करके टोटल इक्विटी होती है, और इसको हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं। तो इसमें बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स वाइफ लोन, या आउटसाइड मान लेंगे। तो इस तरह की जो लाइबिलिटीज़ हमको मिल जाएंगी। कोई पूछ ले बैंक लोन कौन सा अकाउंट है, वो भी अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न अप्रोच, BO कौन सा अकाउंट है, BP कौन सा अकाउंट है, तो ये आपको मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ये लाइबिलिटीज़ अकाउंट है। अब उसके बाद हम आते हैं इंटरनल इक्विटी, जो अभी आपको बता रहे थे, ये ओनर्स फंड होता है, ये प्रोप्राइटर का लगा हुआ पैसा होता है, और ये अदर सोर्सेज से आया हुआ पैसा होता है ये, और ये ओनर का ही पैसा होता है। तो इसमें कैपिटल अकाउंट में कोई पूछ ले कि कैपिटल कौन सा अकाउंट है, मींस कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर, तो आपका आंसर होगा कि ये कैपिटल अकाउंट है। कोई पूछ ले आपसे कि ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, ड्राइंग मींस अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। तो अमाउंट या गुड्स भी है, अमाउंट्स आर गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज, इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। तो अगर उसने ड्रॉ कर लिया है तो वो भी किससे रिलेटेड है, कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि ड्राइंग जो है उसके कैपिटल अकाउंट से ही डेबिट कर दी जाती है। तो ड्राइंग्स हो गया, या फिर करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का मतलब है किसी भी पार्टनर का करेंट अकाउंट, ये भी कैपिटल अकाउंट में ही आएगा। तो आपसे पूछ ले कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा कैपिटल। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ड्राइंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है, करेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा दैट इज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद आते हैं रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का तो जो रेवेन्यू की जो रियल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, दैट इज सेल्स। लेकिन जो भी पैसा हमको और भी किसी भी सोर्स से, जैसे हमारा बिजनेस एंटरप्राइज है और उसका थोड़ा सा पोर्शन हमने किराए पे दे रखा है, रेंट पे दे रखा है, और उससे कोई पैसा हमको मिल जा रहा है, दैट इज ऑल्सो अवर रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे मान लिया सेल्स है, सेल्स, कमीशन, रिसीव्ड नॉट पेड, यहाँ पे तो ये जितने भी खर्चे हैं, ये जितनी भी रेवेन्यू है, नॉट खर्चे, ये जितने भी रेवेन्यू है, ये कोई पूछ ले सेल्स कौन सा अकाउंट है, तो आपका आंसर होगा रेवेन्यू अकाउंट। आपसे कोई पूछ ले कमीशन, तो कहेंगे रेवेन्यू अकाउंट। आप कहेंगे रेंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है, आपका होगा रेवेन्यू अकाउंट। तो इस तरह से ये रेवेन्यू अकाउंट। और उसके बाद एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस में बहुत सारे खर्चे, जितने भी खर्चे, सैलरी पेड, कौन सा अकाउंट है इस अप्रोच के अकॉर्डिंग, तो आपको कहेंगे
एक्सपेंस अकाउंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट है। ऐसे ही कोई भी खर्चा हो सकता है, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, इस तरह के कोई भी खर्चे होंगे तो उसको आप क्या कहेंगे? एक्सपेंस अकाउंट है। तो ये आपको आज बहुत तरह के अकाउंट्स दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 इसमें और 5 इसमें सीखने को मिला। और अगले वीडियो में हम आपको इन सारे अकाउंट्स के रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाएंगे कि ये कैसे डेबिट एंड क्रेडिट होगा। थैंक यू।